नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो कॉम्पोजिशन है पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस की उसका टॉपिक स्टार्ट करा था और हम लोगों ने राज्यसभा की कॉम्पोजिशन प्रॉपर तरीके से देख ली थी कि राज्यसभा की कॉम्पोजिशन कैसी है। मैक्सिमम एलोकेटेड स्ट्रेंथ जो है वो 250 है। प्रेजेंटली 245 मेंबर्स हैं। राज्यों से मेंबर्स कैसे आते हैं राज्यसभा के अंदर, केंद्र शासित प्रदेशों से कैसे आते हैं, यूटी से कैसे आते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। और हमने ये भी देखा था चाहे मेंबर्स स्टेट से आ रहे हो, चाहे यूटी से आ रहे हो, यूनियन टेरिटरीज से आ रहे हो, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। इलेक्शंस का नाम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर लोकसभा की कॉम्पोजिशन के बारे में। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है वो 552 फिक्स्ड है। राज्यसभा की कितनी फिक्स्ड है? 250। इसमें से रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, जो कि संविधान निर्माताओं ने लिखा था, 530 मेंबर्स जो हैं दे आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, वो राज्य से आएंगे। 20 मेंबर्स जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों को रिप्रेजेंट करेंगे, यूटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेट करे जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 से 3 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। लेकिन अब इनमें से ये वाली जो प्रक्रिया है ये हटा दी गई है। नाउ देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। मैं कह रहा हूं नो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। और ऐसा बताओ कौन से अमेंडमेंट एक्ट से करा गया है? यह आप सब लोग लिख कर देना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देना कि उस अमेंडमेंट का टेक्स्ट क्या है, प्रॉपर तरीके से उसका नंबर बताना, कौन से साल में आया था यह बताना, प्रॉपर तरीके से बताना, और उसका टेक्स्ट मुझे जानना है कि उसको लिखोगे कैसे अगर पेपर के अंदर आ गया, मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट उसका क्या कहता है। ठीक है। अब जब ये प्रक्रिया चलती थी, अभी कुछ टाइम पहले ये चीज हटाई गई है कि अब नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं हुए लोकसभा के अंदर। लेकिन यहां पर एक बात मैं बता देता हूं आगे जाने से पहले। राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं 12, 4 फील्ड से जनरली उनकी नियुक्ति होती है। क्या? लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। ओके। सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेटर थे, तो सौगंधा उनको जगह क्यों दी गई थी? ही वॉज एन एक्सेप्शन बिकॉज हिज क्रिकेट टैलेंट वॉज रिगार्डेड एज एन आर्ट। ओके। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब ये प्रक्रिया चलती थी रिसेंटली, अभी इसको हटाया गया कि जो 2 से 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है, इसकी अंग्रेजी जरा समझते हैं पीछे चलकर, बैक में। पॉइंट नंबर 3 देखो, एंग्लो इंडियन एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पिताजी या कोई भी मेल प्रोजेनिटर। व्हाट डू मीन बाय प्रोजेनिटर? बायोलॉजी में प्रोजेनी किसे कहते हैं अनुज? वंश, मतलब वंश कह लें। ठीक है। मर्दों की लाइन में वंश की लाइन में कोई भी जो मर्द होगा, पिताजी हो या कोई भी मेल प्रोजेनिटर, मेल लाइन के अंदर मर्द होना चाहिए। वो अभी हैं या थे यूरोपियन डिसेंट के, लेकिन उनका जो डोमिसाइल है वो भारत की टेरिटरी के अंदर ही है, और वो बॉर्न हुए थे ऐसी किसी माँ बाप से जो कि इसी टेरिटरी का पार्ट थे, हैबिचुअली यहां के रेसिडेंट थे वो, और यहां पर टेम्पररी पर्पज से नहीं थे वो कि काम धंधा या कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चले आए थे, ऐसा नहीं, परमानेंटली यहां पर थे। कुल मिलाकर इस पूरे पैराग्राफ की, अंग्रेजी पैराग्राफ की जड़ ये है, आपका वंश भारत के साथ जुड़ा होना चाहिए। मेल लाइन में कोई ना कोई आपके खानदान से मर्द भारत की धरती पर प्रॉपर तरीके से रेसिडेंट रह चुका हो या यहां की पैदाइश हो, और उसके वंश अगर आप हो, भले ही आपका यूरोपियन डिसेंट है। ठीक है।
कि आपकी माता जी जो थी वो अंग्रेजन थी या कोई भी थी, या फिर आपकी फैमिली बाहर जाकर रहने लग गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको रिकॉग्नाइज करा जाएगा एज एंग्लो इंडियन। और इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो ऐसे लोगों का जो वंश था, इनको लोकसभा में हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नाम से। और इलेक्शन के प्रोसेस से नहीं, इनका नॉमिनेशन होता था। और नॉमिनेशन करता कौन था? राष्ट्रपति। अभी कौन करता है 12 मेंबर्स का राज्यसभा के अंदर नॉमिनेशन? प्रेसिडेंट ओनली। पहले पर मुझे फ्रैंकली एक बात बता दो कि ये एंग्लो इंडियन की अंग्रेजी समझ में आई और एंग्लो इंडियन का मतलब समझ में आया? पक्का? यानी कि कुल मिलाकर ना उनकी यहां पर ये वाली बात है कि उनकी जो जड़ है ना, जड़ वो हिंदुस्तान से जुड़ी होनी चाहिए। यूरोपियन डिसेंट का पर्सन हो लेकिन उसकी जड़ हिंदुस्तान से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसका खानदान में कोई ना कोई पर्सन हिंदुस्तानी इस कदर रहना चाहिए। या तो वो बॉर्न हुआ हो यहां पर, इस देश की धरती पर, इस देश की मिट्टी पर, या वो रेसिडेंट हो यहां पर। लेकिन रेसिडेंट कैसा? हैबिचुअली रेसिडेंट हो, टेम्पररी पर्पज से यहां पर रिसाइड ना कर रहा हो वो। हैबिचुअली रेसिडेंट का मतलब ये होता है अब उसकी जो भूमि है वो भारत ही है। कि ऐसा नहीं काम धंधे को सुबह सुबह आ रहा है, कभी किसी एमएनसी के साथ चले आता है, एक हफ्ते के प्रोजेक्ट पे भारत चले आता है, किसी होटल में रुक लेता है। भारत आना जाना पिछले 10 साल से बहुत लगा हुआ है। लगा हुआ से क्या क्या मतलब होता है? नहीं, ये फादर साइड ओनली मेल लाइन, मैं यही बोल रहा हूं, ये कीवर्ड है ये। बाप की जड़ या मेल लाइन में किसी की जड़ हिंदुस्तान से कनेक्टेड होनी चाहिए। और वो यूरोपियन डिसेंट क्यों, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कोई भी उनके खानदान से, उनके पेरेंट्स हो, उनके माँ बाप हो, वो या तो बॉर्न हुए हो यहां पर, या वो हैबिचुअली रेजिडेंट हो यहाँ के। मैं बोलता रहा हूँ, कुल मिलाकर इसका एक ही बात है, जड़ उनकी हिंदुस्तान से जुड़ी होनी चाहिए। अर्पित, समझ में आई ये वाली चीज? ठीक है। और अब इस चीज को हटा दिया गया है। क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा के अंदर आज भी हैं, होते हैं? लोकसभा में, लोकसभा में तो एंग्लो इंडियन की जगह कौन सा क्राइटेरिया लाया गया मयूर नॉमिनेशन का? सैनी, कौन सा क्राइटेरिया है नया नॉमिनेशन का एंग्लो इंडियन की जगह? क्या है? बिल्कुल नहीं है। कौन बोल रहा है ये? अर्पित, क्या क्राइटेरिया अब नॉमिनेशन का? अब नए तरीके से नॉमिनेशन कितनों की होती है और कैसे होती है? नहीं होती, ठीक है। कोई नॉमिनेशन नहीं, अभी होल्ड कर रखी है अभी इस चीज को, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। राष्ट्रीय मैक्सिमम एलोकेटेड स्ट्रेंथ 552 है, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन अभी के लिए 545 है। इस 545 मेंबर्स की एलोकेशन इस प्रकार से है शाइनी, जो 530 हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 13 मेंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको? यूटीज को। अब लेकिन क्योंकि जो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन जो थे वो नॉमिनेट करे जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, वो हट गए ना, तो हम क्या कह सकते हैं अब सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? सैंक्शन कह रहा हूं, सॉरी, अब कितनी है प्रेजेंट स्ट्रेंथ? इतनी हो, इतनी होती है, क्योंकि अब 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन के नॉमिनेट करे जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है। ओके। 13 मेंबर अभी बताता हूं, आप सुबह के लेक्चर में नहीं आए थे ना? अब नंबर ऑफ सीट्स जैसे कि हमने एनालिसिस करी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर राज्यसभा में, अब यहां पर देखते हैं मैक्सिमम सीटें लोकसभा से कौन से राज्य की, लोकसभा के अंदर कौन से राज्य की होंगी? यूपी की 80 सीट्स। क्यों, ये कैसे कह सकते हैं? एग्जामिनेशन प्रेशर में हो सकता है कोई पर्सन भूल जाए, लेकिन पॉपुलेशन। और राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें किसकी? यूपी की। लेकिन ये वाली बात हम ईशा कर रहे हैं स्टेट्स के लिए। हमें एक चीज जाननी होती है, प्रीवियस लेक्चर देखना ईशा, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि मैक्सिमम और मिनिमम को जान की जाना ही है एग्जाम के अंदर।
पीछे टेबल से एनालिसिस वाला पार्ट बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या है ये वाली चीज, मिनिमम देखते हैं यहां पर किसकी। ऊपर तो मिनिमम अभी तक यहां पर ये 2 दिख रही थी गोवा की, ठीक है। राज्यसभा में फिर भी इसके पास 1 है, लोकसभा में चलो 2 सीटें मिल गई। पहला मिजोरम, दूसरा नागालैंड, तीसरा सिक्किम। राज्य से 3 है, ठीक है। मिनिमम 1 सीट है। ऐसे 3 राज्य हैं, ऐसी 3 स्टेट्स हैं। मैक्सिमम किसके पास है? यूपी के पास है, 80 सीटें। अब यूटीज में से जानते हैं कि यूटीज में से क्या क्राइटेरिया है। यहां पर जानने वाला क्वेश्चन ये है राष्ट्रीय, जब बात आती है केंद्र शासित प्रदेशों की, यूटीज की, तो अनुज सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेशों के पास सीटें नहीं है राज्यसभा के अंदर, सिर्फ 3 के पास ही है। दिल्ली के पास है, पुडुचेरी के पास है, और जम्मू एंड कश्मीर के पास है। यहां पर जो इनकी प्रक्रिया होती है राज्यसभा में जाने के लिए, उसके लिए क्या स्टैब्लिश करा जाता है? एक स्पेशल बॉडी क्या कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है? इलेक्टोरल कॉलेज। लोकसभा में ऐसा कुछ हो गया क्या शायनी? भले ही यूटीज है, वो हम देखेंगे अभी चल के। अभी के लिए हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जानने वाली बात यह है सौगंधा, राज्यसभा में सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश नहीं रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन लोकसभा में मिनिमम भले ही 1 हो, लेकिन होता जरूर है। यहां पर अर्पित कोई भी स्पेस ब्लैंक नहीं दिख रहा, आपको 0 नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अब यहां पर क्या है, मैक्सिमम सीटें किसके पास है? दिल्ली के पास है, और उससे कम जेएनके के पास है, बाकी सबके पास 1-1 है। जबकि राज्यसभा में जब बात आती थी मयूर, तो सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है इन यूनियन टेरिटरीज में से? जम्मू एंड कश्मीर के पास। लेकिन लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है? दिल्ली के पास, इन केंद्र शासित प्रदेशों में से। ये एनालिसिस आपको याद रखनी है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि हम पेपर के अंदर ये तिगड़म कर लेंगे, वहां दिमाग लगा लेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बात ये है, कोई और क्वेश्चन मारा जाएगा इस क्वेश्चन के चक्कर में फिर, ठीक है। लद्दाख के पास भी 1 ही है। नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा के अंदर, लेफ्ट कॉलम राज्यसभा का है, वो 12 होते हैं। लोकसभा के अंदर पहले 2 हुआ करते थे एंग्लो इंडियन से, अब नहीं होते हैं। ये जो 12 हैं, ये 4 से होते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। ये जब 2 होते थे तो एंग्लो इंडियंस, लेकिन अब ये क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया। अशप्रीत समझ में आया? समझ में आया? अभी जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा के अंदर, दैट इज 245। एलोकेटेड स्ट्रेंथ कितनी है शाइनी? मैक्सिमम 250। लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 552। और ये 545 अब नहीं होनी चाहिए। अब ये कितने होनी चाहिए? 540। सबको एक्सप्रेशन समझ में आई ये वाली? ईशा क्लियर है इसमें? स्टेट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। यहां पर जो इलेक्शंस होंगे, जब बात लोकसभा की आती है, तो क्या डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे? इलेक्शन डायरेक्ट होंगे। यानी कि राज्यसभा के केस में क्या था? जनता थी, बीच में कौन आ रहा था? विधायक। और विधायक चुन रहा था उन एमपीज को जिनको जाना है राज्यसभा के अंदर, ये राइट। यहां पर क्या होगा? जनता होगी, लेकिन बीच में कोई और एजेंट होगा क्या? नहीं। जनता डायरेक्टली क्या करेगी? वोट। किसको? उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको क्या बनना है? कहां का? लोकसभा का, पार्लियामेंट का नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के लोकसभा के अंदर, दे आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कीवर्ड, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अपने अपने रीजन से इलेक्ट होते हैं। ये चीज याद है सौगंधा, मैंने बताई थी इसमें
पूरे के पूरे देश को लोकसभा के चुनाव के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा जाता है। उस पॉलिटिकल मैप को राजनीतिक भाषा के अंदर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय होता क्या है, ये है इंडिया, ये है इंडिया। अब करा क्या जाता है, इंडिया से हमें लोकसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 फिक्स करी गई है। एट प्रेजेंट अभी कितने हैं, 543। ये जो मेंबर्स मुझे लेकर आने हैं, चलो अगर ये शाइनी 545 भी होते ना, अगर एंग्लो इंडियन भी होते तो नॉमिनेटेड वाले की तो बात ही नहीं हो रही है यहां पर, है ना। जो चुनावी प्रक्रिया होगी ना राष्ट्रीय, तो उसके लिए देश को क्या करा जाएगा, अलग अलग हिस्सों में उसकी स्केलिंग करी जाएगी। जैसे स्केल रखकर प्रॉपर कोई एक रखकर, जैसे मान लो हम किसी चीज पर एक मैप बना रहे हैं ना, ऐसे कर करके, ऐसे भारत का नक्शा रखकर ऐसे स्केलिंग करी जाती है। ठीक है, ये कौन करता है, कैसे करता है, इसको हम इसी चैप्टर के अंदर फर्दर जानेंगे। उसके ऊपर कोई भी प्रेशर मत डालना अपने दिमाग के ऊपर, वो मैं आप सबको बताऊंगा। ऐसे ऐसे करते करते स्केलिंग करी जाती है। ये स्केलिंग करी गई। अब यहां पर क्या है, ये स्केलिंग ना करी जाती है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, मान लो कि मैं इस पर्टिकुलर रीजन को पकड़ रहा हूं ये, और इसकी मैं जूम करके एक पिक्चर दिखा रहा हूं आपको, इस पर्टिकुलर रीजन की, जो मैंने यहां पर ये बक्सा पकड़ा। यहां पर कुल मिलाकर मान लो 1.5 मिलियन लोगों की आबादी है। तो एक रूल बन जाएगा, एक रूल बन जाएगा कि जिस जिस जगह पर 3 मिलियन लोग हैं या 1.5 मिलियन लोग हैं, यहां से आएगा एक एमपी। जहां पर 3 मिलियन की आबादी है वहां से आएंगे ऑब्वियसली बात है 2 एमपी। ऐसे करते करते हमें कितने एमपी चाहिए, 543 एमपी चाहिए। एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ होगी उतने एमपी हमें चाहिए। अब सवाल ही उठता है, ये स्केलिंग और ये पॉपुलेशन की दायरे जो देखी जा रही है, किसको देखकर देखी जा रही है, व्हाट इज द बेस बिहाइंड इट, द बेस इज सेंसस जो भी चल रहा होगा। मैं सेंसस 20 नहीं लिखा है, मैं आगे नंबर इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं अभी क्योंकि 11 यूज होता है। अभी लेटेस्ट कंडक्ट होना था 2021 का, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, वो पेंडिंग चल रहा है। 23 में इसकी प्रक्रिया होना शुरू हो जाएगी। एंड 23 वाले की प्रक्रिया की एक स्पेशल बात क्या है, व्हाट इज द करंट अफेयर बिहाइंड द लेटेस्ट सेंसस, दैट विल बी द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस। आज तक जनगणना रजिस्टरों पे पेन और पेपर पे होती थी। इस बारी क्या, कैसी ट्रेनिंग चल रही है इन स्टाफ की, क्या दिया जा रहा है इनको, टैबलेट्स, पेन्स वगैरह। ठीक है, सौगंधा, ये टैबलेट खाने वाली टैबलेट नहीं है, जो टैबलेट होती है स्क्रीन होती है। ठीक है, वरना तुम सोचो है ना, सर दर्द होता होगा, सर थक जाते होंगे तो डिस्प्रिन की गोली देते होंगे इनको। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट्स के लोकसभा के अंदर, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम, इन्हीं को बोलते हैं जो हमने बक्से बनाए ना राष्ट्रीय, ये जो बक्से बनाए हमने, इंडिया को डिवाइड कर दिया ऐसे 543। अगर मैं सिंपल सा बोलूं, क्या मैंने इंडिया को 543 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया अशप्रीत, है ना। इन 543 पार्ट्स या जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करा जा रहा है इंडिया को, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, इसको बोला जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर रिप्रेजेंट होगा जिसको जनता वोट करेगी, और वो क्या बनेगा अशप्रीत, क्या बनेगा, कहां जाके बैठेगा ये एमपी, राज्यसभा में क्यों नहीं बैठेगा, नहीं ऐसा पार्लियामेंट के इलेक्शन साथ में ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्यों जाके बैठेगा वहां, हाँ बताओ अशप्रीत क्या कह रहे हो, वेरी गुड, यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन हैं
और वहां पर अगर राज्यसभा के इलेक्शंस होते तो जनता पहले किसको वोट करती? हाँ, और एमएलए किसको वोट करते? और वो जाके एमपी कहाँ बैठते? राज्यसभा के अंदर, है ना? पार्लियामेंट तो अश्विनी, पार्लियामेंट तो पूरा घर है। ठीक है, कौन से कमरे में जाकर बैठना ये भी बताया जाता है। द इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूएएफ, यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब है? कोई भी जो लौंडा लौंडिया है देश में, कितने साल के हो गए हो? नहीं, पहले तो 21 था। किसने कर दिया? किसने? कौन होता है ये करने वाला? कौन कौन कौन? शक्ल दिखाना अपनी जरा। राजीव, मैं बंदे का नाम पूछ रहा हूं मैं। किसने कराई है? अमेंडमेंट से हुआ है। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट? 89th? हाँ, 61st। मैं इनको क्योंकि पहले बता चुका हूँ अर्पित, मतलब इसलिए पूछ रहा था मैं इनसे। प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब आ चुका है, शुरू की जो इनिशियल चैप्टर्स है ना। एवरी इंडियन सिटीजन हु इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, और 18 साल को तब भी ये कुछ नहीं कि मटकते मटकते चले गए वोट करने, उसको डिस्क्वालीफाई भी ना करा गया हो किसी ऐसी प्रोविजन के अंतर्गत, हु इज नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी भी कानून के अंतर्गत, वो एलिजिबल है टू वोट एट सच इलेक्शन। वोटिंग एज पहले 21 साल हुआ करती थी, बाद में इसको 18 साल कर दिया गया बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। अमेंडमेंट था 61st, मिसबा आया साल 1988 के अंदर। ठीक है, इसमें अब बता दो जरा, उस टाइम पर अब बता दो पीएम कौन थे? ये तुम अच्छा बोलते हो, पता है। श्री, ये जो लगाते हो ना अब, श्री राजीव गांधी जी। वरना ईशा, कुछ लोग तो है ना, इंदिरा गांधी, है ना, दोस्त हैं जैसे, गली में रहती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज, कि यूनियन टेरिटरी कैसे रिप्रेजेंट होती है लोकसभा के अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, संविधान ने पावर दे रखी है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट एक ऐसा मैनर प्रिस्क्राइब करे ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटीज इन लोकसभा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिल्ली से मयूर जो 7 लोग हैं, अभी हमने लिस्ट देखी, जो 7 लोग हैं ये एमपी हैं, एमपी बनेंगे और ये लोकसभा जाएंगे। ठीक है अशप्रीत, आप भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से, मयूर भी दिल्ली से। ओके, हम लोग जब ये चुनते हैं लोकसभा में, तो मयूर हम लोग वोट करने जाते हैं, अशप्रीत मम्मी पापा जाते हैं वोट करने लोकसभा के इलेक्शंस में। कि आज तो कहते नहीं है, हमारे घर पे क्या बात चलती है, मतलब ऑन रिकॉर्ड में ये वाली चीज बोल रहा हूँ अर्पित, घर पे तो ये बोला जाता है ना, मोदी के इलेक्शन है ना। आज पीएम के इलेक्शन है, हम बेसिकली एमपी को चुनने जा रहे होते हैं। लेकिन भाई वही है, वोट किसी से पूछो ना मयूर, वोट किसको करके? अरे मोदी को लगा कर आयो। एमसीडी के चुनाव चल रहे होंगे अशप्रीत, वोट किसको देकर आयो? मोदी को देकर आयो। खैर छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन ने, मतलब ये वाली बात बताओ पहले, लोकसभा के अंदर हम तो डायरेक्ट वोट करने जाते हैं मयूर, है ना। और दिल्ली क्या है, मैं दिल्ली क्यों बोल रहा हूं, इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, दिल्ली का एग्जांपल मैंने क्यों लिया? दिल्ली इज अ केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली यूटी है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट अगर चाहता ना राष्ट्रीय, तो कोई भी वो मैनर प्रिस्क्राइब कर सकता था कि यूटीज कैसे रिप्रेजेंट होंगी लोकसभा के अंदर। आई रिपीट, जैसा कि इसमें राज्यसभा के केस में यूटीज के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है ना, अब वो एक स्पेशल चीज है ना। ऐसी लोकसभा के केस में पार्लियामेंट को पूरी पूरी पावर थी। शाइनी, अगर पार्लियामेंट चाहता तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस को भी बढ़ावा दे सकता था ना लोकसभा के लिए यूटी से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है मयूर पार्लियामेंट को कुछ भी करने की, है ना। लेकिन पार्लियामेंट ने क्या सोचा कि जब लोकसभा के अंदर राज्य जो है वो कैसे प्रक्रिया से जा रहे हैं अशप्रीत, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट इलेक्शन से, जनता डायरेक्टली वोट कर रही है कि इनडायरेक्टली वोट कर रही है?
डायरेक्टली वोट कर रही है। तो इन्होंने बोला छोड़ यार, यूटीज के लिए राज्यसभा में तो इलेक्टोरल कॉलेज वाली नौटंकी है ही, ठीक है, वो तो नौटंकी है ही जिसको मतलब पता नहीं क्यों ही रखा गया है, इनको खुद भी नहीं पता। लेकिन लोकसभा के केस में पार्लियामेंट को जब पावर दी गई थी तो पार्लियामेंट ने एक ना एक्ट पास करा, क्या उसका नाम था यूटीज हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा के अंदर जाने के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। आई रिपीट, यूनियन टेरिटरीज से लोकसभा में जाने के लिए, यूटी से लोकसभा में जाने के लिए जो चुनावी प्रक्रिया होगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से होकर गुजरेगी। और ये एक्ट आया था 1965 के अंदर, 1965 के अंदर, जिस साल हमारा कौन सी कंट्री से युद्ध हुआ था? इंडो 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 पाक वॉर, वो 62 का था, शाइनी और बाकी सब चाइना वॉर, ठीक है। उसको वैसे चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर नहीं कहते, सीनो इंडिया वॉर कहते हैं ना, नाम होता है बस, एक बोलने की प्रक्रिया, कोई टेंशन नहीं है। आप इंडिया चाइना वॉर लिख दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का बाप भी आपके नंबर काट सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ये एक्ट आया तो इससे क्या हो गया, अब इसमें मेंबर जो थे लोकसभा के यूटी से, इनको भी चुना जाता है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। यानी कि अगर कोई यूटी से होगा, अब क्या ऐसा कुछ है राज्यसभा के अंदर क्या सारी यूटीज रिप्रेजेंटेड हैं? नहीं। कौन सी हैं सिर्फ? जिनके पास क्या है, और कौन सी है ये तीनों? दिल्ली, जेएनके और पुडुचेरी, ठीक है। बाकी सबकी कितनी सीटें राज्यसभा के अंदर यूटीज की? शून्य। लेकिन लोकसभा के अंदर शून्य सीट है किसी की? किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की 0 सीट है? मिनिमम कितनी है? 1 तो है ही। यूटीज में सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है लोकसभा के अंदर? दिल्ली। राज्यसभा के अंदर किसके पास है सबसे ज्यादा सीटें? जेएनके। दिल्ली के बाद किसके पास है? किसके पास है? लोकसभा की बात कर रहा हूं, दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा के अंदर, सबसे ज्यादा है इसके पास। उसके बाद किसके पास है? जेएनके। और उसके बाद बाकी सबकी कितनी है ईशा? 1। लेकिन ये जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी, कितने हैं टोटल प्रेजेंटली? कितने हैं? 8। नहीं, वो ईशा वो ना मर्ज हो गया है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दियो, ठीक है। अब इनका एक कॉम्बिनेशन में नाम लिया जाता है, ठीक है। इसका वैसे मुझे एक बात बताओ जरा, अपडेट बताओ जरा, कुछ नाम आया तो नहीं है ना अभी तक ऐसा कुछ? एम आई राइट ना? अभी तक कोई नाम ऐसा नहीं आया ना? नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करते हैं। प्रेसिडेंट जो है, ही और शी कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कमिटी। देख रहे हो? कैन, कैन, शुड नहीं है, मस्ट भी नहीं है। आप कहोगे डायरेक्टर इसको ऐसे बोल दो ना, अब ये चीज तो खत्म हो चुकी है, काट दो इसको, बोल दो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नहीं, यूपीएससी बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है। वो जानता है कि स्टूडेंट को जैसी करंट अफेयर में कोई चीज मिलती है ना कि अब ये चीज यूज नहीं होती, वो सबसे पहले अपने स्टैटिक में तो उस चीज को पढ़ते भी नहीं है। वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन बनाएगा कि जब ये प्रक्रिया यूज होती थी तो क्या ये प्रेसिडेंट के कंधे के ऊपर कंपल्शन थी, तो वो स्टेटमेंट दे देगा आपको। यूपीएससी किसी ना किसी एक क्वेश्चन फ्रेम करके 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट होंगी, उनमें बीच में डाल देगा व्हेन दिस प्रोविजन वाज इन एग्जिस्टेंस द लाइन वाज प्रेसिडेंट शुड must nominate 2 members from the Anglo-Indian Committee if the committee is not adequately represented in the लोक सभा। दूसरी स्टेटमेंट, ओरिजिनली दिस प्रोविजन जो थी वो 1960 तक ऑपरेट करनी थी, लेकिन बार बार वो एक्सटेंड होती रही टिल 2020 बाय 95th अमेंडमेंट एक्ट, बस इसके बाद एक्सटेंड नहीं हुई वो। तो बच्चा कहेगा हाँ यार ये स्टेटमेंट तो मुझे पहले से ही पता है,
सेकंड वाली भी मुझे ठीक ही लग रही है, क्योंकि ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे कि टू बाय डिफॉल्ट ठीक ही होएगी, मतलब ये वाली इतनी फैक्चुअल लाइन को वो ठीक करवा देगा जहां पर उसे स्टूडेंट को सुझवाना चाहिए था, वहां नहीं सुझवाएगा। ये लाइन ऐसी कैजुअली दे देगा कि स्टूडेंट ना फ्लो के अंदर एग्जाम के अंदर बैठ के देखे ही ना ये इस वर्ड को, और ये होगा सबसे बड़ा ट्रैप। एक तो स्टूडेंट्स के लिए धुंधली चीज हो चुकी है, कुछ जो ज्ञानी बाबा होंगे वो तो पहले ही काट चुके होंगे अपनी बुक के अंदर इसको, अरे हटाओ इसको, अब तो ये चला गया, छोड़ा, अच्छी बात है, कुछ तो कैंसिल हुआ लक्ष्मीकांत में से। फिर वो जाके देखेंगे नहीं यार, जब हम प्रीवियस अटेम्प्ट देते थे और जब कोचिंग करते थे तब यार सुना तो था इसके बारे में, एंग्लो इंडियन होते हैं, और वो बस बोल देगा प्रेसिडेंट when this provision was in existence, it was the responsibility of the president that he or she must nominate 2 members from the Anglo-Indian community। बस सारा गेम आपका वहीं खत्म। कैन है, कैन चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं करे, कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन नहीं है। ओरिजिनली इस प्रोविजन को जब डाला गया था ना, तो बोला गया था 1960 तक ऑपरेट करना है। जैसे आपको पता होगा रिजर्वेशन के लिए भी यार पे तो ऐसे ही होता है ना, 10 साल के लिए एक्सटेंड होती है रिजर्वेशन, इन्फिनिट है ही नहीं, और हर बार उसके लिए गवर्नमेंट एक्ट चला आता है। तो क्या हुआ, 1960 तक थी, फिर 70 में एक्ट आ जाता था, 80 में आ जाता था, 90 में आ जाता था, साल 2000 में आया, 2010 में आया, 2020 में आया। 2020 ये जो आया साल 2010 वाला, ये 2009 का इम्प्लीमेंट हुआ 2010 से, 95th अमेंडमेंट एक्ट था ये। अगेन इसने 10 साल के लिए बढ़ा दिया इसको, 2020 तक ऑपरेट हुआ। उसके बाद सरकार ने इसको एक्सटेंड करने के लिए नहीं सोचा, चाहती तो सरकार 2030 तक कर देती थी, लेकिन फिर करंट सरकार को लगा भाई बहुत हो गई एंग्लो इंडियन की नौटंकी, इससे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, इसका इनका कुछ भला है ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स में इसका कुछ भला है, हटाओ इस प्रक्रिया को। और हमारे ऊपर कोई कंपल्शन भी नहीं है, और अमेंडमेंट से हम कुछ ऐसा पूरा पूरा कर सकते हैं। आपको मुझे वो अमेंडमेंट बतानी है इस लेक्चर के बाद, उसका टेक्स्ट बताना है, अमेंडमेंट नंबर बताना है, और ईयर बताना है पूरी प्रॉपर तरीके से, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन भी बताना है। वो तो सारा आपको एक ही जगह मिल जाएगा, लेकिन ये आपको लिख कर देना है मुझे अच्छे से, शॉर्ट में, प्रिसाइज फॉर्मेट में। योर आंसर शुड नॉट क्रॉस 250 वर्ड्स। अच्छे से एक बारी बता देना, ताकि ग्रुप पे सब लोग सीख लें इस चीज़ को और याद रख लें। सब लोग अपने अपने लिहाज से देना, ठीक है। काफ़ी लोग हैं, मैं उनको बड़े टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं होमवर्क बोलता हूँ वो कैजुअली ले रहे हैं कि छोड़ो बाकी लोग तो भेज ही रहे हैं, और वो मेरे रडार पर हैं। किसी भी दिन फाउंडेशन कोर्स से अगर निकाल दूँ तो बुरा मत मान जाना, और सॉरी की मुरली मेरे सामने मत गाना। आई हेट सॉरीज। बंदे हो तो भी गाली खाओगे, बंदियाँ हो तो और ज़्यादा गाली खाओगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।